नमस्कार, वेलकम टू द शो। परिचर्चा अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, कामनी कुसुम जी। शी इज़ अ बेस्ट सेलिंग बायलिंगुअल ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। कामनी जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच तन्मय जी। तो कामनी जी, पहला क्वेश्चन हमारा हर ऑथर, हर गेस्ट के लिए, चाहे ऑथर हो चाहे कोई भी हो, एक क्वेश्चन कॉमन है सबके लिए। योर लाइफ जर्नी, जैसे आपने कब लिखना शुरू किया, कैसे लिखना शुरू किया, क्या मोटिवेशनल फैक्टर था, एंड योर जर्नी टू बिकम अ पब्लिश्ड ऑथर। ओके, सो एक्चुअली जर्नी डेट्स बैक ऑलमोस्ट 8 years ago। 8 साल पहले शुरू हुई थी जब मैं कॉरपोरेट में वर्क कर रही थी। फुल टाइम कॉरपोरेट जॉब, 9 to 5 भी नहीं बोलूँगी, 9 to 7 8 यू कैन से। कॉरपोरेट में यू नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। तो वहाँ से शुरू हुई। जब होता है ना कि आप काम तो कर रहे हो एंड आप पे चेक्स भी उठा रहे हो, बट एक अंदर से कहीं वॉइड रहता है। यू वॉन्ट टू डू समथिंग जिसके लिए आप पैशनेट हो काफ़ी, जो आपको एक्चुअल में फुलफिलमेंट दे। सो दैट इज़ वेयर आई रियलाइज़ कि मेरा पैशन तो पढ़ना एंड देन लिखना भी है। लिखना इन द सेंस मैं कुछ कुछ डायरी जॉट डाउन करती थी एंड आई वॉज अ वोराशियस रीडर राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। तो जर्नी वहाँ से ऐसे शुरू हुई। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई वॉज वर्किंग विथ HCL इन IT कंपनी। तो वहाँ के HR ने एक बार एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया फॉर ऑल द वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयज़। तो मेरे मन में आया, यार ट्राई करते हैं, व्हाट्स द लाइक हार्म, ट्राई करने में कुछ जाता नहीं है। तो आई फाइल दैट नॉमिनेशन एंड आई रोट अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी सेंटर्ड ऑन अ फीमेल। एक्चुअली वो ट्रू स्टोरी थी ऑफ माई ओन फ्रेंड। तो फॉर्चुनेटली वो मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरी इतनी अच्छी लोगों को लगी एंड HR डिक्लेयर्ड इट एज द बेस्ट स्टोरी एंड अ मेलर वाज सेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़ अक्रॉस लाइक वर्ल्ड वाइड। HCL के एम्प्लॉयज़ 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे, सबके पास मेल गई। एंड यू कैंट बिलीव, मुझे इतने DMs आए, इतने मैसेजेस आए कि ये सच्ची की कहानी है या फिर ऐसे ही आपने कुछ लिख दिया है। तो मतलब मैं रिप्लाई तो सबको नहीं कर सकती थी, बट आई रियलाइज कि अगर मैं 2-2,500 की कहानी से लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ, वो भी झूठी कहानी नहीं है, 80 to 90% इट वॉज लाइक ट्रू स्टोरी। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली राइटर का इमेजिनेशन होता है। सो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में कि ट्राई करते हैं, बुक्स लिखना ट्राई करते हैं। तो तभी आई स्टार्टेड राइटिंग एंड फाइनली 2016 में मेरी पहली किताब आई, सीक्रेट सिंस एंड स्ट्रगल्स, जो कि एक्चुअली सेल्फ पब्लिश थी। मुझे पता ही नहीं था कि पब्लिशिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल होता है, सेल्फ, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था। इट वाज लाइक कि लिख लिया, कहीं से पता चल गया कि दिस इज़ अ पब्लिशिंग हाउस, वहाँ से करवा लो। बट लेटर ऑन आई एम वेरी थैंकफुल टू सृष्टि पब्लिशर्स कि दैट बुक गॉट ट्रेडिशनली पब्लिश्ड फ्रॉम सृष्टि। सो दैट इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड। फिर वहाँ से तो लाइक आई नेवर लुक्ड बैक। लगभग 8 पेपर बैक बुक्स, 32 डिजिटल बुक्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन, रोमांस, रोमांटिक थ्रिलर्स एंड ऑब्वियसली नॉन फिक्शन में भी ऑल विमेन सेंट्रिक टिल नाउ। आगे डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर मल्टीपल वो नॉन जॉनर्स इन नॉन फिक्शन। तो ऐसी रही है जर्नी और आगे भी आई एम लुकिंग लाइक इट्स अ लॉन्ग रोड अहेड, काफ़ी लंबा रास्ता है। तो कामनी जी, आपने मल्टीपल बुक्स लिखी हैं। हम लोग सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि किस किस जॉनर में है, ऑफ कोर्स जो एक्सपर्टाइज है आपका, और अगर आप थोड़ा थोड़ा सा अपनी सभी बुक्स के बारे में कुछ बता पाए। देखिए, मैंने मल्टीपल जॉनर्स में लिखा है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से स्टार्ट किया था और विमेन सेंट्रिक बुक थी। लाइक विमेन सेंट्रिक इन द सेंस था रोमांस थ्रिल, बट हर किसी में जो एक सेंट्रल कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर होता है, वो फीमेल थी। तो USP एक्चुअली मैं यही बता दूं, सभी हमारे जो पॉडकास्ट सुनेंगे, कि जो मेरी सारी किताबों की जो एक USP है ना, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रिक फीमेल कैरेक्टर। चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, ये फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर पूरे प्लॉट को
थ्रिल को, एक्शन को ड्राइव करती है, ट्विस्ट को ड्राइव करती है. सो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग यूएसपी. सो मैंने दोनों ही लाइक फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों टच किया है, दोनों किताबें लिखा है. शुरू मैंने रोमांस से किया, शॉर्ट स्टोरी, रोमांस एंड थ्रिल, ड्रामा था, सब कुछ था. सो प्लेन वो लवी डवी वो कॉलेज वाला रोमांस नहीं, डेफिनेटली ट्विस्ट के साथ में, थोड़ा एक मैसेज के साथ. हर कहानी एक मैसेज देती है. तो फर्स्ट बुक सीक्रेट सिंस एंड स्ट्रगल्स जो थी वो थी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, अगेन फीमेल सेंट्रिक. दूसरी किताब आई गॉट पब्लिश्ड अ न्यू डॉन. तो अ न्यू डॉन भी रोमांस हम कह सकते हैं. ये एक सोल्जर की कहानी है, फिक्शन है, दिस वाज ऑल फिक्शन. सोल्जर की कहानी थी हु लॉस्ट द लव ऑफ हिज लाइफ, लेकिन जो एक दूसरा प्यार है अपने मदरलैंड के लिए, डिस्पाइट डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, वो उसको उसने फॉलो किया. सो अगेन अ वेरी मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, यू कैन से कि मोटिवेशनल रोमांस था वो. हाँ, तो ये मेरी दूसरी किताब थी. तीसरी आई ये अगेन अ रोमांस विद सम ड्रामा, जो कि कॉरपोरेट सेटअप में था. चूँकि मैं कॉरपोरेट से हूँ तो वो होता है ना, लेखक की ज़िंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस निकल करके उसकी किताबों में आ जाता है. तो हनी एंड द मून मेरी थर्ड बुक थी. इसमें अगेन अ सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर, तो कैसे वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को झेलते, बोथ एट द पर्सनल फ्रंट एंड द प्रोफेशनल फ्रंट, कैसे वो झेलते हुए, ऑफ कोर्स थोड़े जो रोमांस वाला एंगल था वो कैसे हैंडल करती है, वो उसके प्रोफेशनल लाइफ को कैसे हैम्पर करता है. तो इन सब चीज़ों की कहानी थी विद अ ड्रामा एंड ट्विस्ट. सो ये था. उसके बाद जो मैंने लिखा वो 2019-20 में आई थी. 19 में हनी एंड द मून आई, 20 में गन पॉइंट ग्रूम आई. और आई वुड से दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. यूजुअली क्या होता है, मेरी जो भी कहानियाँ मैं लिखती हूँ ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से ज़रूर इंस्पायर रहती है. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो पढ़ने वाला उससे रिलेट करे, उसे लगे कि हाँ ऐसा होता है. ये नहीं कि हम फैंटेसी की दुनिया में वो कर रहे हैं, मतलब दैट इज़ नॉट माई जॉनर. तो गन पॉइंट ग्रूम, अगेन आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार. तो बिहार में पीपल फ्रॉम बिहार तो डेफिनेटली जानते हैं, वहाँ पे एक प्रथा, नहीं बोलूँगी कुप्रथा है, जो कि प्रथा भी नहीं कहना कि होता है. तो पकड़वा ब्याह जैसी वो होती है, लड़के को उठा लिया एंड देन गेटिंग हिम मैरिड एट द गन पॉइंट. तो ये वाला एक टाइम पे बहुत कॉमन था, ये चीज़ बहुत कॉमन थी. अभी भी अगर आप छोटे जगहों पे जाएंगे तो अभी भी आपको ये चीज़ें सुनने को मिलेगी, स्पेशली व्हेन द बॉय इज़ इनटू अ गवर्नमेंट जॉब. तो उसे गन पॉइंट के शादी करवा दी जाती है. तो दैट स्टोरी गन पॉइंट ग्रूम अगेन ऑन अ रियलिस्टिक स्टोरी, fictionalized realistic story is there in Gunpoint Groom. ये है. उसके बाद I wrote another romantic drama कह सकते हो, romantic thriller, Difficult Girls. जैसा कि नाम ही बोलता है, Difficult Girls. It's a collection of stories. It's an intense romance basically. लेकिन अगेन इसमें twist है कि वो जो स्पेसिफिक सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है कहानी को कैसे ट्विस्ट करती है एंड गिविंग द रीडर लाइक वाओ, ऐसा भी हो सकता है. तो अगेन ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है और इसमें देयर इज़ अ ट्विस्ट एवरीवेयर इन द एंड. एंड it was published by Shrishti Publications. That was my first book from Shrishti. So next again Twisted Temptation. Again ये romance है, collection of story with strong female centric character. जैसा कि नाम है Twisted Temptations. तो intense romance है, action है, twist है, thrill है, and all driven by strong female characters. तो this came and then I like felt at a point of time कि बहुत रोमांस हो गया, बहुत फिक्शन हो गया, बहुत थ्रिल हो गया. अब कुछ ऐसा लिखते हैं जो कि थोड़ा रियलिस्टिक हो, थोड़ा है ना, मैं और मेरे रीडर्स उससे कनेक्ट कर सकें. कुछ ऐसी बात जो कि रियलिटी में है एंड दैट इज़ ऑल्सो अगेन फीमेल सेंट्रिक. So that is where I discussed this with my publisher and editor. तो उन्होंने एक सजेस्ट किया कि why not we write about a book about strong female characters, again achievers
फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, फ्रॉम डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. ऐसी विमेन जिनकी लाइफ challenges से भरी हुई है, but they have conquered everything and they have come out successful from different fields. So that is how my best selling book, I would add, this is obviously it has gone into reprint, दोबारा reprint में चली गई है. तो Dare to Shine happened. तो Dare to Shine is about 20 women achievers and their inspiring life journey from different field. Say the first वुमेन प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफ इंडिया, पहली भारत की पहली महिला जासूस, भारत की पहली महिला स्टंट वुमन. ओके. बहुत लोग शायद नहीं भी जानते हो, शायद 90% लोगों को नहीं पता होगा, बट अगर आप गूगल करेंगे सब कुछ आएगा. हाँ, लेकिन स्टिल लोगों को पता नहीं है. अगेन सम नोन नेम्स ऑल्सो, जैसे बचेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करने वाली पहली महिला, जिनसे मैं मिली, जिनका प्रॉपर इंटरव्यू भी लिया. और तो उनका जैसे ये कहना था कि लोग मुझे बस इतना ही जानते हैं कि मैं पहली महिला वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फीमेल हूँ, लेकिन उसके बाद की जर्नी लोग नहीं जानते हैं. तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उनकी बाद की जर्नी को किताब में लाऊं और लोग उसको जाने कि उनकी वो यात्रा वहीं तक ख़त्म नहीं हुई, उसके आगे भी बहुत कुछ है लोगों को जानने के लिए. सो दैट इज़ हाउ, लाइक इसी तरह और भी चीज़ें हैं. भारत की वेंचर कैपिटलिस्ट, फेमस वेंचर कैपिटलिस्ट वानी कोला, अगेन लोग कम जानते हैं, लेकिन वो ऐसी हैं कि स्टार्टअप्स को, वो कहते हैं ना लार्वा प्यूपा स्टेज में होता है, उसे बना के बटरफ्लाई बनाती है एंड दे शाइन. तो शी इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ वेंचर कैपिटलिज्म इन इंडिया. उनकी कहानी, नायका के फाउंडर फाल्गुनी नायर की कहानी, जिन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 50. ओके. जब लोग 50 के मतलब पहुंचते पहुंचते रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, उन्होंने अपनी अगली पारी डिसाइड कर ली. सो ऐसी 20 महिलाओं की इंस्पायरिंग है. अगेन आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जिनकी लाइफ अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग, पेनफुल एज वेल एज इंस्पायरिंग है. तो ऐसी 20 महिलाएं हैं. प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च बोथ है. सो दैट इज़ देयर. अभी जो लेटेस्ट किताब आई है, इस साल रिलीज हुई है, वो है द प्रोटेक्टर. ये अगेन कैरिंग फॉरवर्ड दैट माई USP, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड. इट इज़ अबाउट इंडियाज फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड. उनकी पूरी लाइफ स्टोरी, भारत की पहली महिला बॉडीगार्ड वीना गुप्ता, ये उनकी आप ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ को-ऑथर्ड प्रोजेक्ट. सो ये आई है एंड इट इज़ बीइंग लव्ड बाय पीपल, बिकॉज अगेन लोगों को बॉडीगार्ड ही नहीं पता होता है. रियलिटी में पिक्चर में देखा होता है कि हाँ ये बॉडीगार्ड ऐसे होते हैं. यूजुअली जब भी हम कहते हैं ना बॉडीगार्ड, जब ये नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? ब्लैक कोट पहने हुए एक हट्टा तगड़ा आदमी, ओवर पावरिंग फिगर वाला आदमी, ऐसे होते होंगे बॉडीगार्ड. इन रियलिटी जैसा वीना गुप्ता ने ये पूरे मिथ को तोड़ दिया है. बॉडीगार्ड होने के लिए आपको मेंटल प्रेजेंस, मेंटल अलर्टनेस और आपको इंटेलिजेंस की ज़रूरत है. इट्स नॉट अबाउट बैलेंस ऑफ माइंड. एग्जैक्टली. बॉडीगार्ड का मतलब ही है, अगर आपने अपने क्लाइंट को बचाने की नौबत आई गन उठा करके, वेपन उठा करके, तो आपका जो बेसिक पर्पस है वो तो फेल हो गया ना. आप अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके ऐसा सिक्योरिटी बनाओ कि उस सिक्योरिटी को कोई भेद ही नहीं पाए. दैट इज़ वेयर द रियल मतलब what do you say, work of job of a bodyguard is. Definition of a bodyguard. Yeah. So it is not about overpowering body, black coat, हट्टा तगड़ा body नहीं. And it is not about a specific gender also. महिलाएं भी इस फील्ड में जा सकती हैं और वो मतलब बोलो ना कि परचम अपना वो गाड़ सकती हैं. So that is what The Protector is all about. Veena Gupta, India's first female bodyguard, has been recognized by Google India also. और उनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है. इंस्पायरिंग फॉर बोथ, आई वुड से, मेल एंड फीमेल. सो यहाँ तक की मेरी राइटिंग जर्नी है. इसके अलावा डेयर टू शाइन जो मैंने आपको बताया बेस्ट सेलिंग बुक है, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी आ गया है. दैट इज सोच से भी आगे, बिकॉज
बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनका डिमांड होता है कि नहीं हिंदी में ये किताब होती तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, दोनों लैंग्वेज के रीडर्स हैं एक्चुअली। तो वैसा ही ध्यान देते हो, सिंस बुक लोग पसंद कर रहे थे, इट केम इनटू हिंदी वर्जन आल्सो। सो दैट इज़ ऑल माय राइटिंग जर्नी अबाउट। तो नॉर्मली आपकी सारी बुक्स जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर लिए हुए हैं, तो कोई पर्टिकुलर रीज़न कि एक फीमेल कैरेक्टर को ही लेकर किताब लिखनी है, या इट हैपेंड कि भाई ठीक है मैंने सोचा और मुझे एक कंसेप्ट आया, मैंने लिखा और बाय चांस वो सारे फीमेल कैरेक्टर्स ही हुए? और एक ये होता है कि नहीं, मुझे मेरा थॉट प्रोसेस मुझे चलाना ही इस हिसाब से है कि एक किताब ख़त्म हुई तो अगली किताब भी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को ही लेके करना है। मतलब व्हाट इज़ इट दैट यू थिंक? आई गॉट योर पॉइंट। एक्चुअली देखिए कुछ भी प्लान करके नहीं था। जैसा मैंने कहा ना, लेखक की परछाई, लेखक के ज़िंदगी का अनुभव उसकी किताबों में कहीं ना कहीं झलक जाता है। तो मे बी बिकॉज मैंने एक्चुअली 3-4 किताब तक तो मैंने ये सोचा ही नहीं, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि अच्छा मैंने लिखा है। जब मैंने ऐसे इंटरव्यूज़ देना शुरू किया ना 4-5 किताब के बाद, तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार एक्चुअली मेरी सारी बुक्स में तो फीमेल सेंट्रिक है। मैंने मेल को ऐसा नहीं है, ऐसी मैं कोई फेमिनिस्ट वो झंडा फेमिनिज्म का बुलंद करने वाली नहीं हूँ। आई जस्ट बिलीव इन इक्वालिटी फॉर विमेन एंड मेन बोथ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो जो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है वो मेन को डिमीन कर रही हैं, उनसे नफरत कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। men have equal role to play in all these books, they are there, बट ऐसा कुछ सोच के नहीं लिखा गया था। ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि मेरी सारी बुक्स में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर रही और वो आता गया, मे बी लोगों ने पसंद किया तो मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। ऐसा कुछ सोच के नहीं लिखा। एंड सेकेंडली आई थिंक आई वॉज अ रेबल चाइल्ड सिंस द बिगनिंग। सो आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो रेबल इन द सेंस नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट ये था कि हाँ मुझे ये करना है, भले ही किसी ने मना कर दिया, अरे लड़की हो वहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, पढ़ाई में ये मेडिकल ही करो। जैसे हमारे वहाँ बिहार में क्या होता है ना कि आपने जब 12th करा, साइंस के स्टूडेंट हो तो लड़की हो तो आप मेडिकल करोगे, लड़के हो तो आप इंजीनियरिंग करोगे। ये लोगों का एक प्रोग्राम किया हुआ माइंडसेट था। बिहार में नहीं, सब जगह है, यूपी में भी ऐसी है। तो हमारे टाइम पे लोगों ने रिलेटिव्स ने, नॉट एग्जैक्टली पेरेंट्स, उनका उतना वो नहीं था, सब रिलेटिव इसे ये मेडिकल करवाओ। आई वॉज गुड इन स्टडीज तो मेडिकल क्लियर कर लेगी। मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मैं तो फेंट हो जाऊंगी फ्रॉक को और डाइसेक्शन करते हुए देख के ही, मुझे नहीं करना है। सो आई वॉज अ रेबल चाइल्ड लाइक दैट, कि रेबल इन द सेंस कि भाई जो मुझे अच्छा लगता है मैं करूँगी। तो थोड़ा मे बी एक होता है ना अंदर से वो जो होता है ना कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, तो मे बी वो कैरेक्टर्स में भी दिखने लगा। और पहली स्टोरी HCL में आई टोल्ड यू दैट यू नो दैट वाज ऑन माय फीमेल, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर था। तो सबकॉन्शियस माइंड में ना ये कहीं बैठ गया था। बाय द वे आई टेल यू कि जो मेरी नेक्स्ट बुक नॉन फिक्शन है वो फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर अब नहीं है। सो दैट इज ऑब्वियसली ऑन अ मेल। तो इट इज़ अ मिलिट्री नॉन फिक्शन, गोइंग टू बी अ मिलिट्री नॉन फिक्शन। सो दैट इज़ फॉर अ चेंज। थोड़ा नॉन फिक्शन को मैंने थोड़ा डिफरेंट वो रुख दे दिया है। तो जो आपके कैरेक्टर्स हैं, चलिए वो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हुए, और कुछ तो ऐसा हुआ कि भी आपकी जो स्टोरीज़ हैं उनमें दे हैपन टू बी फीमेल कैरेक्टर्स, एंड देन यू कैरीड फॉरवर्ड दैट लेगेसी। जब भी आप कोई नई बुक शुरू करते हैं तो आप पहले क्या चीज़ सोचते हैं? मतलब आप कैरेक्टर सोचकर तब कहानी बुनते हैं चारों तरफ, या कहानी के हिसाब से आप कैरेक्टर चूज करते हैं? देखिए पहले तो मैं कॉन्सेप्ट ही आता है मेरे माइंड में कि कॉन्सेप्ट अगर ये है, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको गन पॉइंट ग्रूम के बारे में बताया, ये कॉन्सेप्ट है। 1-2 मूवीज़ बनी हुई है शायद इस पे, बट मुझे लगा कि शायद बुक्स इतनी अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है, इस होंगी तो आई डोंट नो इट अबाउट इट। तो कॉन्सेप्ट स्ट्राइक किया मेरे सामने। मैंने अपने ही होम टाउन के पास एक ऐसा इंसिडेंट देख लिया, किसी इंजीनियर को किडनैप उठा लिया था। दैट इंजीनियर वाज एन IITN। उसको उठा लिया ज़बरदस्ती उसकी शादी करा ली। एंड उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं आ पाई उसकी फैमिली में कि वो कुछ कर सके उन लोगों के अगेंस्ट में। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग। तो मुझे लगा कि यार इसको लिखते हैं फिक्शनाइज। सो इन दैट
दैट इज़ हाउ इट स्टार्ट्स कि एक कॉन्सेप्ट मुझे कहीं स्ट्राइक करता है तो उसको मैं थोड़ा सा फिक्शनलाइज, ऑब्वियसली बीइंग अ राइटर, इमेजिनेशन वो करके देन आई ब्रिंग आउट। तो फिक्शन में तो ऐसे ही रहा है, बट एट द सेम टाइम थैंक्स टू माई पब्लिशिंग हाउस मुझे आइडियाज़ वो देते हैं, लाइक दे गिव कॉन्सेप्ट्स कि विल यू बी एबल टू राइट ऑन दिस, आप लिख पाओगे। तो कॉन्सेप्ट मुझे इनफैक्ट नॉन फिक्शन के तो द आई मीन द एंटायर क्रेडिट गोज टू माई पब्लिशिंग हाउस। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट मेरे को प्रपोज किया कि कैन यू राइट, and I jumped on the concept. Dare to Shine was really very enriching experience for me. फीमेल से, स्ट्रॉन्ग फीमेल के साथ इंटरेक्ट करना, उनकी लाइफ स्टोरी को सुनना, उनसे मिलना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कॉन्सेप्ट नॉन फिक्शन का तो आई वुड से मेरे पब्लिशिंग हाउस की तरफ से मुझे मिला कि इफ़ यू कैन राइट यू डू इट। सो दिस इज़ हाउ मिक्स ऑफ थिंग्स हैपन। फिर कैरेक्टर अपने आप, नॉन फिक्शन में तो आप कैरेक्टर को डिजाइन नहीं करोगे, वो तो जो है सो है। हाँ, फिक्शन में फिर वो मेरी वो होता है ना, खुद का जो परछाई होता है, स्ट्रॉन्ग रेबल टाइप का, वो दिख जाता है। तो दैट इज हाउ कैरेक्टर भी डिजाइन हो जाता है। हाँ, जैसे आप कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं तो नेचुरली काफ़ी हद तक बल्कि आपके जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनमें आपकी छवि आपके हिसाब से कितने % दिखती है? देखिए, अब ये क्वेश्चन ना, जैसे इंटेंस रोमांस है, तो कुछ लोगों ने मेरे को क्वेश्चन भी किया, हैव यू एक्सपीरियंस दिस? मैंने कहा देखो, अब ये मत ऐसा सवाल मत पूछो, बिकॉज अब मर्डर मिस्ट्री है तो आप राइटर को ये क्वेश्चन तो नहीं करोगे आपने कोई मर्डर करके उसे वो किया, ये तो नहीं हो सकता। बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपके थॉट्स वहाँ पे जाते हैं, स्पेशली जब ट्विस्ट होता है कहानी में, स्पेशली जब आप एक कैरेक्टर कोई एक्शन लेता है और उसको एक नया ट्विस्ट देता है, तो वो सारे थॉट्स ऑब्वियसली आ जाते हैं। तो 100% तो नहीं हो सकता है, तो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही, कुछ ना कुछ जो मैंने दूसरों की ज़िंदगी में देखा है, कुछ ना कुछ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो डेफिनेटली उसका एक, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब आ जाता है। अच्छा, फिक्शन वर्सेस नॉन फिक्शन, व्हाट इज़ योर फेवरेट? Non-fiction. Till the time I didn't understand the charm of non-fiction, it was romance, thrill. But अब जब मैंने देखना शुरू किया है रियल जिंदगी की वो स्ट्रगल लोगों के, obviously non-fiction. मगर आपको नहीं लगता कि जो रीडर्स हैं वो फिक्शन के ज़्यादा हैं? जस्ट अ क्वेश्चन, हो सकता है मेरी बात गलत। नहीं, आप देखो, इसमें भी ना मुझे देखो, मेरा भी अपना ये पर्सनल व्यू है कि मुझे लगता है कि ये लैंग्वेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। सिंस मतलब आई रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एंड आई राइट ऑल्सो, तो ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है। अब ये चूँकि अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, किंडल भी हो गया है, ऑडियो बुक्स के भी वो हो गए हैं, कुकू FM, दिस दैट, बहुत सारे हो गए हैं। तो लोगों को जब अब एंटरटेनमेंट चाहिए होता है ना, आई बिलीव पर्सनली आज के समय में वो अपनी भाषा में एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल इंग्लिश के रोमांस या थ्रिलर रीडर हैं वो तब भी वो करेंगे, लेकिन अगर माइंड को सुकून देना हो कुछ एंटरटेनमेंट करके और पढ़ना ही है तो, या सुनना ही है कहानी, तो मे बी वो, अगर वो तमिल उधर का है तो तमिल का वो लिटरेचर पढ़ेगा, मराठी है तो वो प्रेफर करेगा कि मुझे मराठी में रोमांस मिल जाए, गुजराती है तो वो भी अपनी गुजराती भाषा में प्रेफर करेगा। ज्ञान की चीज़ें अगर ढूंढनी है तो दैट पर्सन विल गो टू, मतलब यूजुअली इंग्लिश का जो वो एक होता है ना कि उसमें ही एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें ही आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, तो यूजुअली नॉलेज और एनरिचमेंट वाली चीज़ों के लिए दे माइट और आई वुड से स्टिल पीपल प्रेफर इन इंग्लिश। लेकिन जब माइंड को सुकून देना है कुछ रोमांस पढ़ के, तो मे बी शायद मैं भी जा कर के कुकू FM में कोई ड्रामा सीरीज सुन लूँगी या कोई हिंदी की किताब पढ़ लूँगी। सो दैट इज़ प्योरली माई थॉट। I mean, it may vary from person to person. अच्छा, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कुकू FM है या जितनी भी ऑडियो बुक्स हैं, ये कंसेप्ट बहुत पुराना तो नहीं है, और बुक्स का जो एक चार्म है पढ़ने का, तो क्या आपको नहीं लगता कि इफ़ यू आर हियरिंग दैट बुक थ्रू एन ऑडियो बुक फॉर्मेट, तो दैट लूजेस द चार्म? और यही एक रीज़न हो सकता है कि यंगर जनरेशन कम किताबें पढ़ रहे हैं आज की डेट में, रीडर्स का। सी, ये बिल्कुल सही है कि धीरे धीरे रीडर्स, जो पढ़ने वाले भी लोग हैं या लिखित रूप में जो एंटरटेनमेंट ढूंढने वाले लोग रहे हैं, वो भी
थोड़ा ना क्विक फिक्स चाहिए ना, फटाफट। अब मेट्रो में जा रहे हो, प्लग इन करो सुनो, बस में बैठे हो प्लग इन करो सुनो। तो ये तो है, हम कितना भी कह लें नहीं पढ़ने वाले लोग अभी भी उतने हैं, नहीं, घटा तो है, ये मानना पड़ेगा। बट हाँ, अभी भी वो ट्रेडिशनल, वो जो पुस्तक प्रेमी हैं, वो उनकी जमात है और आगे भी रहेगी। बट हाँ, उसमें थोड़ी सी वो कहते हैं ना, शेयर ले लिया है, ऑडियो बुक ने ले लिया है वो शेयर। और जिसके हाथ में मोबाइल है तो वो एंटरटेनमेंट वहीं पे है, यूट्यूब्स पड़े हुए इतने सारे, सब कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें सब कुछ वहीं पे है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक पॉडकास्ट में मेरा डिस्कशन हो रहा था एक एजुकेशनिस्ट से, और उन्होंने एक कंसेप्ट यूज़ किया कि भाई हम स्मार्ट क्लासेस धीरे धीरे कम कर रहे हैं ताकि स्क्रीन टाइम कम हो सके स्टूडेंट का। अब अगर हम ये कहते हैं कि बच्चों में किताबें पढ़ने की हैबिट इनकलकेट होनी चाहिए और हम उन्हें गैजेट ही दे देते हैं कि आप मोबाइल पे पढ़ लो या सुन लीजिए, भाई अगर आप ऑडियो बुक भी सुन रहे हैं तो भी या तो आप गाड़ी में चलते हुए चलाएंगे या आजकल लोग फ़ोन पे रखते हैं सारे ऐप्स। तो अल्टीमेटली तो हम किताबें जो एक माध्यम हो सकती हैं स्क्रीन टाइम कम करने का, हमने उसमें भी स्क्रीन टाइम इंक्लूड कर दिया है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मतलब क्या ये एक जस्टिफाइड है मूव है लिटरेचर के प्रति या रीडिंग हैबिट के प्रति, या भाई हम ये तो कह सकते हैं देखिए टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हम रास्ते में अगर जा रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा बस में जा रहे हैं, ईयरफोन लगाया हमने सुन लिया, बस में हम भी जाते थे जब कॉलेज जाते थे, मगर हम किताब पढ़ते हुए जाते थे, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हम बस में जा रहे हैं, समय में ऑप्शंस नहीं थे ना। नहीं, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि हम अगर भी किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम जा रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट की जर्नी है, 50 मिनट की जर्नी है, हम किताब खोलकर भी पढ़ सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं। तो क्या व्हाट इज़ योर टेक इन दिस? मतलब मेरा मानना ये है। आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इनफैक्ट मैं भी वही चाहती हूँ कि वैसा ना हो, बिकॉज बीइंग अ बुक लवर मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि आप मतलब जो मेरे रीडर्स तो एटलीस्ट ख़त्म ना हो। मैं तो खुद नहीं चाहूँगी, तो ऑब्वियसली चाहूँगी कि बुक्स अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। लेकिन हम ये भी नहीं डिनाई कर सकते ना, देखो उनको ईज़ देता है, सुकून देगा। अगर आप अपने घर में बैठे हैं, स्टडी टेबल पे हैं, बेड पे लेटे हैं, तो आप डेफिनेटली किताब उठा के, जो एक्चुअली में किताब बुक लवर्स हैं, पुस्तक प्रेमी हैं, वो उठाएंगे। लेकिन अब मैं अपना ही जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, मैं दूर कहाँ जाऊँ, मैं अपना ही दे रही हूँ। यूजुअली मेरा किचन में ना 2 से 3 घंटा तो बीतता है डेली। तो अब मैं ना उसको यूटिलाइज, मैं टाइम मैनेजमेंट का मेरे को बहुत है टाइम, मुझे वो वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, खाना बनाना अपने आप में काम होता है, लेकिन मुझे लगता है मैं किसी और तरीके से जो मेरी फेवरेट चीज़ है, कहानियाँ या ज्ञान की चीज़ें, वो कर लूँ। तो मैं कैसे करती हूँ, मैं अपने यूट्यूब को ये अपने फ़ोन को स्टैंड पे लगा देती हूँ, कोई सर्टेन पॉडकास्ट या कुछ माइंड को फ्रेश करना है तो अगेन कुकू एफएम या डिफरेंट जो भी ऑडियो वो हैं मैं लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा ना जो किचन का वर्क है वो वर्क जैसा नहीं लगता है, वो टाइम पास हो जाता है। अब आप ये बताइए, इस सिचुएशन में मैं किताब पढ़ के बना सकती हूँ? नॉट पॉसिबल ना। तो कई बार ये चीज़ों को आसान ज़रूर करता है और हमें भी रिलैक्स करता है। अनफॉर्चुनेटली हम इसे बदल नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं कभी नहीं चाहूँगी कि रियल बुक रीडर्स के तादाद में कमी आए, लेकिन आप कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हम उन्हें बदल ही नहीं पाएंगे। मतलब किताब बिल्कुल ना पढ़ें, आपका मतलब ये है? उससे बेटर ये है कि सुन लीजिए, कम से कम आप कुछ तो लिटरेचर से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, दूर मत होइए आप, बेकार की चीज़ें वो टाइम पास कर रहे हो फ़ोन में देख के, उससे तो अच्छा है ना कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें सुन लो। और अब ये भी है ना कि राइटर्स की भी चीज़ें अब ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट हो रही हैं, पॉडकास्ट में जा रहा है, आप वो सुन लो, उनके कंटेंट, उनके बुक के बारे में भी बोला जा रहा है, सो दैट आप मंगवा लो लेटर ऑन, पढ़ लो बुक। तो ठीक है, अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स फाइन, बट हाँ किताब कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो पन्ने की जो खुशबू है, वो जो फीलिंग है छू के, वो कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता उसे। जो कागज़ की स्मेल होती है और वो जो खोलने का मज़ा है किताब का, वो रिप्लेस नहीं हो सकता। और वो जो थोड़े कागज़ के पन्ने का जो कलर एक होता है स्पेसिफिक, वो कैसे आप ढूंढ पाओगे ऑडियो बुक्स में या प्लग इन करके किसी और चीज़ में। वो तो हमेशा ज़िंदा रहेगा। अच्छा, इसी से ही रिलेटेड एक चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म है आजकल बुक्स उसी पे बिकती हैं,
सबकी बुक्स उसी पे ही अवेलेबल हैं, अमेज़न। अब अमेज़न से रिलेटेड मेरे पास जितने भी ऑथर्स आए मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, सबके ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर्स भी होते हैं, एक दो के थोड़ा डिफरेंट भी थे। एक कंसेप्ट आ रहा है एज एन ऑथर, आ रहा है क्या जो चल रहा है, अमेज़न बेस्ट सेलिंग ऑथर। आप कितना उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं, मेरे हिसाब से इट्स अ फ्लूक, क्योंकि आप कुछ एक दिन के लिए 2 दिन के लिए शायद आपकी किताब जाती है, क्योंकि उस एल्गोरिथम के हिसाब से वो परमानेंट तो शो नहीं करता उसी रैंकिंग पे कभी भी। तो एक्चुअल में व्हाट इज़ द यूज़? ऑथर्स उसके पीछे इतना क्यों हैं? देखिए, आई थिंक इन सब के पीछे पीआर है। बिकॉज एक ने किसी ने किया, दूसरे ने किया, एक ट्रेंड बन गया कि सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, प्रमोशन का कंटेंट चाहिए, और एक ये बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, अमेज़ॉन चूँकि आपने बोला एक कॉमन वो साइट है जहाँ से लोग बुक को ऑर्डर करते हैं, तो यूजुअली अगर हमें ये पता करना होता है कि ये किताब कैसी चल रही है, तो हम अमेज़ॉन पे जा करके उसकी रैंकिंग चेक करते हैं। अच्छा, ये किताब की रैंकिंग ये है तो अब बढ़िया किताब होगी। अच्छा, इसकी लाखों में रैंकिंग चली गई तो ये तो बिक ही नहीं रही है किताब। तो अमेज़ॉन डेफिनेटली आपको वो रैंकिंग बताता है। तो एक पीआर का, मुझे जो लगता है एक पीआर का तरीका होता है कि आप अगर सोशल मीडिया पे ये डाल रहे हो, लोगों को बता रहे हो स्क्रीनशॉट के साथ में कि मेरी किताब भाई अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर लिस्ट में आ गई है, तो लोगों को ना एक ऑथेंटिसिटी मिलती है। अच्छा, अमेज़ॉन के बेस्ट सेलिंग लिस्ट में आ गई है तो किताब अच्छी होनी चाहिए। बट अगेन, नॉट नेसेसरीली कि अगर ये किताब होती है तो बेस्ट सेलिंग लिस्ट में आ रही है तो नॉट नेसेसरीली कि एक्चुअल में बेस्ट सेलिंग होगी। मैं अगला क्वेश्चन वही पूछने वाला था, क्योंकि वो तो पेड रिव्यूज़ और पेड बहुत सारे एडवर्टिजमेंट्स होते हैं, उनसे भी जा सकती है। मल्टीपल चीज़ें देखिए, अब अब जैसे मैं द प्रोटेक्टर का एग्जांपल दे रही हूँ, ये एज आई टोल्ड यू कि भारत की पहली महिला बॉडीगार्ड की कहानी है, तो उनके ऑलरेडी इतने जो फैंस हैं, उनको लोग इतने सालों से, डेकेड से, तो लोग बेसब्री से उनके खुद के इंडस्ट्री वाले ही वेट कर रहे हैं, बोथ कॉम्पिटिटर्स एज वेल एज उनके चाहने वाले, कि भाई आ रही है। तो क्या हुआ, जिस दिन वो किताब प्री ऑर्डर पे लगी है, प्री ऑर्डर के एक से अगले, आई थिंक अगले 24 आवर्स में वो बेस्ट सेलिंग में चली गई और नंबर 1 पे चली गई वो। तो कोई पीआर उस समय नहीं हुआ, पहले दिन की मैं बात, विद इन 24 आवर्स की बात बता रही हूँ। तो वो किताब पे भी डिपेंड करता है कि वो किताब है क्या, किस तरह से उसका शुरू से एक वो बिल्ड हुआ है प्लेटफॉर्म, किसके ऊपर किताब है, लिखने वाला कौन है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो कई बार किताब बिना पेड प्रमोशन के वो चली जाती है, और बहुत सारे बेस्ट सेलर ऑथर्स हैं ही जिनकी किताब वो एक पोस्ट उनको डालने की देर है तो उनके चाहने वालों की जो तादाद है इतनी होती है कि वो एक झटके में बेस्ट सेलर हो जाता है ऑन अमेज़ॉन। तो हाँ, दोनों चीज़ें हैं। बाकी लोग पीआर भी करते हैं, एज अ पार्ट ऑफ पीआर पेड कर लिया, तो अब लोगों को क्या पता चल रहा है हाँ, कि वो पेड है या क्या है। ऑब्वियसली ये कोई ऑथर तो बताएगा नहीं ना। तो दोनों चीज़ें होती हैं, बट हाँ, अल्टीमेटली वो रीडर्स का अपना खुद का डिसीजन है कि वो सोचें समझें कि उनको किस तरह की किताब पसंद है, उनके प्रिय लेखक कौन है, सब्जेक्ट क्या उनका प्रिय है, उसी हिसाब से उनको डिसाइड करना है। रीडर्स आर वेरी इंटेलिजेंट आई गेस, तभी तो आपने जैसा बोला कुछ टाइम के बाद उसकी रैंकिंग से पता चल जाता है कि वो बेस्ट सेलिंग एक्चुअली में है या नहीं है। अच्छा, द बेस्ट कैरेक्टर दैट यू हैव एवर डिजाइन्ड फॉर योर बुक? So designing of the character will obviously in fiction be in fiction book. नॉन फिक्शन में तो हम कुछ डिजाइन कर नहीं सकते। रियलिस्टिक फिगर हो गया नॉन फिक्शन में तो। हाँ, आई थिंक characters from my book Difficult Girls, it's a collection, I'll tell you, इसमें 7 different stories हैं, 6 different stories हैं, जिसमें यंग लड़कियां हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि यंग लड़कियां हैं 20s में, सबकी 20s और अर्ली 30s में हैं, ऐसा ट्विस्ट देती हैं, ऐसा रिवेंज लेती हैं कि मतलब आई फील वेरी इलेटेड। वाह, मैंने बोला ना, वाह वाला एक्सपीरियंस। एक लड़की ऐसा भी कर सकती है, एक ऐसा ट्विस्ट भी दे सकती है, कोई बड़े लेवल के पर्सन को भी वो उस तरह का फाइट दे सकती है। तो जो वो कैरेक्टर्स मैंने डिज़ाइन किए हैं ना, सारे 6 कहानियों के 6 कहानियों की 6 जो लड़कियां हैं, दे आर अमेजिंग आई गेस अपने आप में। सो मैं बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, सुनने वालों को मैं बोलूँगी आप डिफ़िकल्ट गर्ल्स पढ़ो, देन आपको पता चलेगा कि वेदर इट इज़ इन बिजनेस, वेदर इट इज़ इन डे टू डे लाइफ,
हैंडलिंग द सिनेरियो हैपनिंग अराउंड, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप को ट्विस्ट के साथ प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना हो, एक्शन लाना हो, अगेन थ्रिल, ट्विस्ट है, थोड़ा ड्रामा है तो थ्रिल भी लाना हो, और मतलब लोगों को ये दिखाना हो कि अगेन फीमेल कैन ऑल्सो डू दैट एंड इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो आई वुड से कि ये सारे कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट हैं। एंड आई वुड थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगी, इसकी पहली कहानी है द वर्जिन ब्राइड, डिफ़िकल्ट गर्ल्स की। तो एज द नेम सेज वेरी इंटरेस्टिंग है, लोगों की जो क्वेस्ट है फॉर अ वर्जिन ब्राइड, तो उस पूरे ड्रामा में कैसे कन्वर्ट होता है किसी लड़की की इंगेजमेंट सेरेमनी। सो दैट इज ऑल अबाउट वन ट्विस्ट लीड्स टू द अदर ट्विस्ट एंड देन देयर इज अ चेन ऑफ ट्विस्ट। सो माय फेवरेट कैरेक्टर्स आर ऑल फ्रॉम डिफिकल्ट गर्ल्स। ग्रेट। आजकल का अगर आप ट्रेंड देखें लिटरेचर का, तो कुछ जॉनर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिसेंटली हुए हैं, जिसमें माइथोलॉजिकल फिक्शन आप कह सकते हैं या हिस्टोरिकल फिक्शन कह सकते हैं। आजकल कुछ लोगों में ये भी कंट्रोवर्सी है कि भाई आपको माइथोलॉजी नहीं बोलना चाहिए, वो तो हमारी हिस्ट्री है, जबकि माइथोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है कि इट्स ऑल मिथ्या, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, मगर दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो एक तो माइथोलॉजी और एक हॉरर, ये आजकल बहुत पॉपुलर है। अगर आप वेब सीरीज़ देखें तो वेब सीरीज़ भी सारे, अगर आप मूवीज़ देखें तो मूवीज़ भी आजकल, चाहे वो हॉरर कॉमेडी हो, चाहे वो एक्चुअल हॉरर हो, या तो हॉरर आजकल बहुत कॉमन है। और आप फिक्शन लिखते हैं, आप मास्टर हैं फिक्शन में, आपने कभी हॉरर क्यों नहीं ट्राई किया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। तो प्रोबेबली यू कैन डिस्कस इट विद योर पब्लिशर कि अगली किताब हॉरर लिखेंगे। ओके, एक्चुअली देखिए कभी आया नहीं मेरे माइंड में हॉरर का। फिक्शन में जब मैंने शुरू किया तो मैंने बताया उसमें रोमांस बहुत था। आप रोमांटिक हॉरर भी कर सकते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, ये तो मैं मानती हूँ। एक्चुअली देखिए अभी ये ट्रेंड भी हो गया है कि मल्टीपल जॉनर्स को ओवरलैप करके भी किताबें आती हैं। थ्रिल भी हो जाएगा, हॉरर में रोमांस भी हो जाएगा, इनफैक्ट उसमें ड्रामा हो ही जाता है, अगर हॉरर है तो ड्रामा आ ही जाता है। तो मल्टीपल जॉनर्स ओवरलैप करते हैं। हॉरर का सच बोलिए मैंने कभी सच बचपन से इतना पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ एक फेज़ 1-2 साल का आया था मुझे, आई स्टिल रिमेम्बर। पता नहीं आपने भी शायद उस समय कॉमिक्स तो बहुत लोग पढ़ते होंगे। तो हमने एक पढ़ा था कि एक सीरीज़ ही आता था कॉमिक्स का, थ्रिल हॉरर सस्पेंस करके। उस पर वो लोगो वो राज कॉमिक्स से आता था, थ्रिल हॉरर सस्पेंस, ऐसे ऐसे नाम होते थे, खून की बारिश, इस तरह के होते। तो मैंने वो काफ़ी पढ़े हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके बाद चूंकि मैं रोमांस थ्रिलर ये सब पढ़ने लगी तो वो कहीं माइंड से निकल गया। और अगर आप ये देखेंगे जो ये ट्रेंड रहा है ना पिछले डेकेड वाला जो ट्रेंड है वो रोमांस वाला रहा है। अगर आप जो उस समय के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स को आप देखेंगे, ज़्यादातर उन्होंने लवी डवी रोमांस लिखा है। ऑब्वियसली मैंने ऐसा कभी नहीं लिखा, लेकिन एक होता है ना ट्रेंड में आप कहीं फ्लो करते चले जाते हो, वो गलत है। जो कि मैं कह रही हूँ गलत है, वो वैसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप वो लिखो जो कि आपको पहले खुद अच्छा लगे। ट्रेंड तो बनाए जाते हैं, ट्रेंड बनाने वाला भी कोई इंसान ही होता है ना। अब अगर चेतन भगत की एक रोमांस अगर पॉपुलर हो गई, कॉलेज बेस्ड रोमांस, आईआईटी बेस्ड रोमांस, तो लोगों ने झड़ी लगा दी उस तरह के रोमांस की। तो ऑब्वियसली ट्रेंड क्रिएट होते हैं। हाँ बट आई अग्री विथ यू, मैंने कभी सोचा नहीं एक्चुअली बट हाँ मैं लिखूंगी कभी तो हिंदी में ही लिखूंगी। जैसा कि अब मेरा एक माइंडसेट पर्सनल व्यू हो गया है कि लोग अगर एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं ना तो शायद अब अपनी भाषा में ढूंढते हैं। ये मेरा खुद का व्यू हो गया है। अब आई डोंट से कि सभी इससे अग्री करें। तो मैं अगर कभी फिक्शन अब लिखूंगी, हॉरर स्पेसिफिकली रोमांस, तो मैं हिंदी में लिखूंगी। ओके या अच्छा, दूसरा जॉनर जो बहुत पॉपुलर, जैसे मैंने कहा माइथोलॉजी। अब माइथोलॉजी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, एज अ जनरल ऑथर, अभी हम जो आप लिखते हैं उसकी बात नहीं कर रहे। माइथोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो लिखा गया है वो महाभारत पे लिखा गया है, उससे कम रामायण पे, उसके बाद और चीज़ें हैं। अब रामायण और महाभारत ये दो चीज़ें, खासकर ये दो ग्रंथ जो हैं, ये हमें बचपन से सिखाए गए हैं। क्योंकि कहा ये जाता है कि भाई
रामायण और महाभारत जो है बच्चों को इसलिए बताया जाता है या इसलिए सिखाया जाता है या इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इससे आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है ना। अब आज की डेट में अगर आप देखें तो क्रिएटिव लिबर्टीज़ के नाम पर आपने महाभारत भी बहुत सारे वर्जन्स में देखी होंगी। ट्रू। पॉजिटिव कैरेक्टर्स को नेगेटिव, नेगेटिव कैरेक्टर्स को पॉजिटिव। तो एज एन ऑथर, क्योंकि आप खुद भी लिटरेचर से लिंक्ड हैं चाहे किसी भी जॉनर से हो, तो एज एन ऑथर व्हाट इज़ योर टेक इन दिस कि क्या ये सही है कि हम क्रिएटिव लिबर्टीज़ के नाम पर एटलीस्ट उन ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करें जिनसे एक किस्म से हमारे बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग एसोसिएटेड है? क्योंकि मुझे ध्यान है, मैंने कुछ बुक्स देखी थी, पढ़ते भी हैं, इंटरेस्ट तो बहुत आता है खैर इस चीज़ में फिर, कि आपने रामायण में ये बता दिया भी रावण की तो सारी गलती नहीं थी, है ना, लॉर्ड राम भी कई जगह गलत थे। महाभारत में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि भाई इनसे हमें सीखने को मिलता है, और आज हमें पता चलता है एवरीवन इज़ हैविंग अ ग्रे शेड। और ख़ासकर कुछ बुक्स तो ऐसी हैं जिसमें मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ बुक्स तो ऐसी हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाई रामायण फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दुर्योधन, तो उसको पढ़ने के बाद तो वो ऐसा हुआ कि जैसे दुर्योधन की तो गलती नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप हिटलर की लिखी हुई मे कैम्प पढ़ें तो मे कैम्प पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यार हिटलर की तो गलती नहीं थी, क्योंकि वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नरेशन है उसकी लाइफ का। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो हिटलर इज टर्म्ड एज एन एंटी क्राइस्ट, है ना। तो क्या ये ग्रंथों के साथ क्रिएटिव लिबर्टीज जस्टिफाइड हैं? वन वर्ड आंसर अगर मुझे देना पड़े, नो, डेफिनेटली नो। इसको मैं, देखिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से मैंने ना माइथोलॉजी बोले या फिर जो लोग हिस्ट्री बोलते हैं, मैंने कभी टच नहीं किया। मैंने इसलिए टच नहीं किया बिकॉज आई नो आप कुछ भी लिखोगे ना, देयर विल बी वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु विल कम अप टू क्रिटिसाइज यू। अनफॉर्चुनेटली ये जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज, मुझे वो कोई वो नहीं आ गया कि मैं ना बोलूँ, आई कैन ऑब्वियसली से अबाउट इट। डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज हमारे सोसाइटी में वो चल रही हैं ना, वन सेक्ट ऑफ this people from a particular ideology and the other ideology, they will try to promote their own narrative. वो अपना narrative चलाना चाहेंगे because उनको जो narrative build करने का जो एक जरिया होता है ना, art, literature, cinema, this is a strong pillar of the society that can help propagate your narrative and strengthen that narrative in the mind of people. तो नैरेटिव चलाने का बहुत अच्छा ज़रिया होता है किताबें, और किताबों में कहाँ पे आप डिस्टॉर्ट कर सकते हो, माइथोलॉजी या हिस्ट्री, मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को माइथोलॉजी वर्ड पसंद नहीं है। तो आप छेड़छाड़ करो वहाँ से करो जहाँ पे आप स्पिरिचुअली जुड़े रहते हो, रिलीजियसली आप जुड़े रहते हो। जो हमारे शुरू से एक आइडल हमारे माइंड में बने हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ, डिस्टॉर्ट कर दो ऐसी पर्सनालिटी को जिससे उनका नैरेटिव सेट हो जाए सोसाइटी में। तो ऑब्वियसली आई डोंट बिलीव इन दैट, और मैं इनफैक्ट दैट इज़ द रीज़न मैं टच ही नहीं करती हूँ। मुझे ना इधर वालों को वो अपीज़ करना है ना इधर वालों को अपीज़ करना है, बट अगर मुझे कभी लिखना रहा तो डेफिनेटली मैं क्रिएटिव लिबर्टी इन अ पॉजिटिव सेंस, नॉट ये कि मैं जो चला आ रहा है उसको ज़बरदस्ती एक दूसरा एंगल दे दूँ। अगर कुछ सच है जिसको लोग एनालाइज कर सकते हैं या फिर ओपन माइंडेड होके सोच सकते हैं तो वो मैं डेफिनेटली सामने लाऊंगी, लेकिन ये नहीं ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को डिस्टॉर्ट कर दो। आई एम नॉट इन दैट फेवर। ओके, आपकी जितने भी बुक्स हैं, हमने अभी कैरेक्टर्स के बारे में भी आपने एक्सप्लेन किया और भी कई चीज़ों के प्लॉट के बारे में एक्सप्लेन किया। एक हाइपोथेटिकल चीज़ पूछते हैं, कौन सी किताब आपके हिसाब से ऐसी है जिस पे मूवी बननी चाहिए? ओके, सो ऑब्वियसली मेरी नई वाली बुक, लेटेस्ट बुक, द प्रोटेक्टर, एक्सप्लोसिव अकाउंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड। तो आई थिंक इसके ऊपर मूवी बने, उनकी एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, चैलेंजिंग लाइफ जर्नी ये बन सकती है। एंड द एक्ट्रेस हु वुड यू लाइक टू पोर्ट्रे? अगेन दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, लेकिन I would feel Rani Mukherjee would be best
बिकॉज उनकी कुछ मूवीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी हैं, मर्दानी एंड अ कपल ऑफ अदर इवन रोमांटिक मूवीज. अगेन स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर मूवीज. Anyone who fits the bill. Rani Mukherjee, why I said, because she has that gravity on the set, but yes, obviously other options हो ही सकते हैं. तापसी पन्नू maybe also can one. ओके. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन. आप इतने टाइम से लिख रहे हैं, मल्टीपल बुक्स आपने लिखी हैं, फिक्शन भी लिखा है, नॉन फिक्शन भी लिखा है. व्हाट इज़ योर पीस ऑफ एडवाइस टू द यंग एंड अपकमिंग ऑथर्स कि वो एक बहुत अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस कर सकें, नंबर वन, कंटिन्यूसली लिख सकें, और ईज़ ऑफ माइंड से, मतलब कोई प्रेशर ना हो. तो आपके हिसाब से अगर आपके पास कोई गाइडेंस के लिए आता है तो आपकी क्या गाइडेंस हो? सो इसमें मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगी जो मैं यूजुअली अपने हर इंटरव्यू में बोलती भी हूँ. पहली चीज़ तो ये मंत्रा सेट कर लें हम कि ये ओवरनाइट सक्सेस वाला या ओवरनाइट फैट चेक वाला बिजनेस नहीं है. दिस इज़ नॉट अ बिजनेस एट ऑल. राइटिंग इज़ ऑल अबाउट पैशन. 3 चीज़ें जो मैं, पैशन, पेशेंस एंड परसीवरेंस. आपको लगे रहना होगा. अगर आप ये सोच के राइटिंग में आ रहे हैं कि मेरे को मोटी रॉयल्टी मिलेगी और मैं रातों रात सुपरस्टार लेखक बन जाऊंगा, सेलिब्रिटी ऑथर बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. अगर ऐसा सोच के आ रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 किताब लिखोगे, उसके बाद आप गिव अप कर दोगे, बिकॉज आपकी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पा रही है. राइटिंग इज़ अबाउट पैशन. ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो ऑब्वियसली यू विल गेट एवरीथिंग, नेम, फेम, पैसा भी आने के बहुत ज़रिए होते हैं राइटिंग में. देयर आर मल्टीपल थिंग्स. तो ये चीज़ पहले सोच लें लोग किताबों की दुनिया, लेखन की दुनिया में आने से पहले. और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है ना कि डोंट गो विद द फ्लो. कि अगर माइथोलॉजिकल फिक्शन चल रहा है, माइथोलॉजिकल थिंग्स चल रही हैं या थ्रिलर चल रहा है, तो मैं वही लिखूंगा, बिकॉज ये फलाना लेखक उसमें बेस्ट सेलिंग बन चुका है, उसकी किताब बेस्ट सेलिंग हो चुकी है, तो मैं भी वही लिखूंगा और मैं भी बेस्ट सेल. ये चीज़ करके नहीं चलना है, बिकॉज आप वो लिखो जो आपके दिल से आ रहा है. अगेन एज आई सेड, पीपल आर ओनली द ट्रेंड सेटर. कोई तो ट्रेंड सेटर बनेगा ना. जिसने पहली बेस्ट सेलर उस जॉनर में बनाई है, वो भी तो ट्रेंड उसने सेट किया है ना. सो आई थिंक पीपल शुड कीप दैट इन माइंड कि आप वो लिखो जो आपको पसंद हो. ग्रेट. तो कामनी जी, एक तो आपसे बात कर कर बहुत मज़ा आया. सेम है. और हम ये चाहेंगे कि रेगुलरली जैसे जैसे आपकी बुक्स आती हैं, क्योंकि नेचुरली आपकी जर्नी तो रुकने वाली है नहीं, आपकी मल्टीपल बुक्स आती रहेंगी, है ना. तो वी वुड रादर अप्रिशिएट कि जब भी आपकी कोई बुक आती है तो आपके साथ एक इतना ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रेगुलर होता रहे. बिल्कुल तन्मय जी. एक्चुअली इट वाज वेरी, आई मीन, लवली इंडल्जिंग इन दिस इंटेंस कॉन्वर्सेशन. मतलब इतना खुल के इतने अच्छे से कॉन्वर्सेशन होना पॉडकास्ट में, यूजुअली मतलब आई हैवंट सीन दिस. आई वुड बी लाइक, इट विल बी माई प्रिविलेज. आप जब भी बोलें, आई विल बी ऑलवेज देयर. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच.